हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संचार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, संचार से तात्पर्य क्या है। संचार का तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण ही संचार कहलाता है। हमारे अनुभव, विचार, संदेश, दृष्टिकोण, हमारे मत, सूचनाएं, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक या लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान ही संचार कहा जाता है। संचार के अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर मिला के बना है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है समुदाय। हम आगे देखते हैं संचार की प्रक्रिया क्या है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है, जैसे कोई संदेश, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति संदेश भेज रहा है और उसे ग्रहण कर रहा है, यानी प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। तो प्रेषक कौन है, संदेश को भेज रहा है, संदेश क्या है, भेजा जा रहा है, और रिसीव करने वाला वही क्या है, प्राप्तकर्ता है। संचार की इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक, जबकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा की जाती है। संचार की प्रमुख परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जे पॉल लिगन्स की इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि यह एक प्रक्रिया है। संचार क्या है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित की गई क्रिया है। थियो हैमान क्या कहते हैं, थियो हैमान कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के माध्यम से परिभाषा बताई गई है कि आपसी समझ, विश्वास व बेहतर मानव संबंध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान ही संचार है। संचार सहानुभूति की एक प्रक्रिया या श्रृंखला है जो कि एक संस्था के सदस्यों को ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक जोड़ती है। संचार के कुछ प्रमुख तत्व हैं। इसमें बताया गया है कि संचार प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है प्रेषक, सेंडर, संदेश भेजने वाला। दूसरा आता है संकेतन, एनकोडिंग, भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, यानी कि संदेश को किस प्रारूप में कैसे भेजना है उसको रूपांतरित करना। फिर तीसरा नंबर आता है संदेश का, मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव तथा मौखिक या लिखित संदेश हो सकता है। फिर माध्यम क्या है, वह साधन जिसके द्वारा संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। कूटानुवाद, डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने वाला होता है। प्रतिपुष्टि क्या है, प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति, मैसेज के प्रति जो भी क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी फीडबैक दिया जाता है वही फीडबैक है, प्रतिपुष्टि कहलाता है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है।
आगे हम देखते हैं शोर। नेक्स्ट पॉइंट है शोर। शोर का मतलब क्या है? संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहते हैं, उसे नॉइज कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्रेषक आता है, संदेश को भेजने वाला आता है, फिर इनकोडिंग होता है, उसके बाद मैसेज, फिर मैसेज का माध्यम क्या है? कूटानुवाद क्या है? फिर प्राप्तकर्ता। ये एक सीरियल है इनका। उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक दिया जाता है। सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना कूटलेखन यानी एन्कोडिंग कहलाता है। संचार की प्रकृति। संचार मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही निर्भर होती है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं एवं संचार में वर्तमान एवं अतीत दोनों सूचनाओं को शामिल किया जाता है। संचार की कुछ निम्नलिखित रूप हैं जो इधर बताए गए हैं कि सबसे पहला है संचार में कला एवं विज्ञान दोनों होता है। संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है। संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स, मैसेज। इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो संचार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही जल्दी से पहुंच जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ परंपरागत माध्यम भी हैं, जैसे पत्राचार, दूरभाष, रेडियो आदि का प्रयोग भी किया जा रहा है। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। किसी संगठन या व्यावसायिक समूह के व्यक्तियों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य संचार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। संचार मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक होने के साथ साथ एक मार्गी अथवा द्विमार्गी भी हो सकता है। संचार तथा संप्रेषण में प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। संचार के 7 C बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या कोई सूचना अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो संचार भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं सेकंड C है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। संचार वर्तमान परिस्थितियों में अंतर संदर्भित होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में अंतर संदर्भित होना चाहिए। तीसरा आता है कंटेंट यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। क्लियरिटी स्पष्टता। संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो ताकि समझने में आसानी हो। निरंतरता एवं संगतता। संचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है, इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। चैनल माध्यम। केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझें। नेक्स्ट आता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, श्रोताओं की क्षमता। संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए तथा उन्हीं के अनुरूप संदेश या सूचना को भेजना चाहिए। नोट हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि विद्वानों के एक अन्य समूह के द्वारा संचार के 7 C के अंतर्गत पूर्णता, संक्षिप्तता, विचारणीयता, स्पष्टता, विशिष्टता, शिष्टता या विनम्रता एवं सत्यता या शुद्धता को रखा गया है। मर्फी, हिल्डब्रांड एवं थॉमस के शब्दों में 7 C की जानकारी और इनका प्रयोग आपको उत्तम संचारकर्ता बनाने में सहायक होगा। अच्छे संचार हेतु 7 मानदंडों का सिद्धांत प्रभावपूर्ण संचार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंश है। संचार के 4 S हम देखते हैं कि शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी।
शॉर्टनेस, संक्षिप्तता, संचार प्रक्रिया जो है संक्षिप्त होनी चाहिए, प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने एवं समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है सिंपलिसिटी यानी साधारण, संदेश सरल और साधारण होने चाहिए ताकि उसे समझने में आसानी रहे, इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ यानी शक्ति, संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक का पूर्ण विश्वास न रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। सजगता, सिंसियरिटी, संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है। संचार की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें बताया गया है कि संचार के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया में विचारों, तथ्यों और मदों का आदान प्रदान शामिल रहता है। संचार एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली है। संचार सदैव गत्यात्मक होता है। संचार प्रक्रिया निरंतर विद्यमान रहती है। संचार में संप्रेषण एक वित्तीय प्रक्रिया है। संचार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है। संचार का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। प्रभावपूर्ण संचार सामाजिक वातावरण से संबद्ध होता है। संचार शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों भी हो सकता है, यानी कि वर्बल एवं नॉन वर्बल हो सकता है। संचार एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों हो सकता है। संचार सूचनाओं के आदान प्रदान तथा आपसी समझ से बेहतर होता है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है, परंतु वे यथातथ्य नहीं होते। संचार प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के व्यवहारों को प्रभावित करता है। संचार प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए परंपरागत संचार माध्यमों जैसे पत्राचार, रेडियो, टेलीफोन, समाचार पत्रों के साथ साथ आधुनिक संचार माध्यम जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का भी प्रयोग किया जाता है। भावबोधक संप्रेषण कूटलेखक, इनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा प्रेरित होता है। संचार में प्रत्येक प्रेषक तत्व को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। संचार में वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को पराभाषा अथवा पार्श्व भाषा के रूप में जाना जाता है। संचार की प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता, श्रोताओं की भागीदारी तथा ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता नेटवर्क के रणनीतिक उपयोग पर आधारित है। संचार में प्रभावी श्रवण के मूल कारक विचारों को स्वीकार करना, विमर्श करना और मुक्त प्रश्न पूछना है। संचार के उद्देश्य क्या है? संचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी संगठन में आ रही कठिनाइयों को दूर करके कर्मचारियों और प्रबंधन के मध्य संवाद स्थापित करना है। संचार के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ को विकसित करना, संगठन में प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। कर्मचारियों को पहले से ही आवश्यक सूचनाएं दे देना चाहिए ताकि वे किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहें। कर्मचारियों को संगठन की प्रगति से समय समय पर अवगत कराना, संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। श्रम प्रबंधन संबंधों में सुधार करना चाहिए। अंतर संचार को प्रोत्साहित करके श्रमिकों के मध्य सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करना, अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं संचार के प्रकार। कितने प्रकार हैं? वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा, विचारों के द्वारा, अभिमतों तथा सूचनाओं के विनिमय को संचार कहते हैं। तो संचार क्या है? वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना के विनिमय को संचार कहते हैं। मानव अपने दैनंदिन यानी प्रतिदिन जीवन में संचार से जुड़ा है। संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है। व्यक्ति अपने समाज में कहीं संचारक के रूप में संदेश संप्रेषित करता है तो कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश को ग्रहण करता है। इंटरनेट पर संचार बातचीत को समानांतर संचार कहते हैं। संचार से संबद्ध लोगों की संख्या तथा संचार संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को अलग अलग प्रकारों में विभक्त किया गया है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार हैं।
संचार 4 प्रकार के बताए गए। इसमें हम देखते हैं संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक का मतलब इंट्रापर्सनल, यानी स्वयं से संचार, स्वयं में सोचना, बातों को विमर्श करना, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन मनन और स्वसंचार पर आधारित होती है। कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार हैं। संचार के इस स्तर में प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। अंतःवैयक्तिक संचार के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं, हम आगे देखते हैं उनको। कि विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। जैसे कि वो सोचता है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट क्लास पे आना है, तो हमें उसके लिए मेहनत भी करनी है। बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। एक बेरोजगार युवा है, पढ़ाई वो इसी उद्देश्य से करता है कि हमें कोई ना कोई रोजगार मिल जाए। भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है। शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है। अंतःवैयक्तिक संचार के द्वारा मानव में नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि चीजों का जन्म होता है। आगे हम देखते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार है। यह संचार 2 तरफा प्रक्रिया है। इसमें संचारक को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। सामान्यतः 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाले संचार को ही अंतर्वैयक्तिक संचार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे साक्षात्कार, कार्यालय वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण है। उपदेशात्मक संचार भी इसी का उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों का आधार है। इस संचार के लिए केवल 2 लोगों की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि उनके मध्य अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है। दूरभाष पर वार्तालाप, ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बातचीत, चैटिंग अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत रखे जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, मानवीय संचार में शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संचार वैसे संचार को कहा जाता है जिसका आधार भाषा है। ऐसे संचार में संप्रेषक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा के रूप में अथवा शब्दों या वाक्यों के रूप में बोलकर करता है। इस प्रकार शाब्दिक संचार के 2 प्रकार हैं, मौखिक एवं अमौखिक या लिखित संचार। मौखिक संचार जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें केवल 2 पक्ष होते हैं, प्रेषक यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। संदेश के नीचे संदेश को उपग्रंथ सब टेक्स्ट कहते हैं। मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय व सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। इस संचार में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता यानी ग्रेप वाइन संचार इत्यादि आते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। आगे हम देखते हैं अमौखिक या लिखित संचार। जब कोई संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता रिसीवर को लिखित रूप से प्रेषित की जाती है तो उसे अमौखिक या लिखित संचार कहते हैं। इस संचार का कार्यालयी महत्व सर्वाधिक होता है। इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को एक साथ संचारित किया जा सकता है, जैसे पत्र, तार, फैक्स, ईमेल आदि के जरिए। लिखित संचार के अभाव में कोई भी व्यापार, वाणिज्य अथवा संगठन का संचालन संभव नहीं है। इस संचार के माध्यम से संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। आगे हम देखते हैं लिखित संचार के प्रमुख रूप निम्नवत हैं। सबसे पहला है प्रतिवेदन, रिपोर्ट, उसके बाद हम देखते हैं बुलेटिन, फिर आता है फैक्स, आगे परिपत्र, कार्यालय आदेश, सोशल नेटवर्किंग, नोटिस। मौखिक तथा अमौखिक संदेशों के परस्पर विरोधी होने पर
अधिकांश संचार अमौखिक रूप से यानी लिखित दिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं अशाब्दिक या अवाचिक संचार मतलब कि जिस संचार में व्यक्ति बोले ना, भाषा के अतिरिक्त शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों या संकेतों यानी शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, तो ऐसे संचार को अशाब्दिक या अवाचिक संचार कहते हैं। यह संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम संकेत प्रतीक कूट रंग होता है। अशाब्दिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन सर्वाधिक प्रभावी होता है। इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी अधिक होती है। अशाब्दिक संचार के पहलू प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, क्रोनेमिक्स और स्पर्श की भाषा आदि इसके पहलू हैं। आगे हम देखते हैं समूह संचार। जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी, कार्य, शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान तथा सभाओं आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। यह संचार अंतर्वैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। इस संचार में 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इस संचार में शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि धीमा और व्यवधान पूर्ण होती है। आगे हम देखते हैं सामूहिक वाद विवाद। नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सिनेमा, फोरम इत्यादि समूह संचार के उदाहरण हैं। संस्थागत संचार जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि भी समूह संचार है। अतः संस्थागत संचार को समूह संचार के समतुल्य भी माना जाता है। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। संचार 2 शब्दों जन और संचार से मिलकर बना है, जहां जन का अर्थ होता है भीड़, जनता यानी बहुत अधिक संख्या में लोग, तथा संचार का अर्थ है किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना। अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाएगी। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को मास लाइन कम्युनिकेशन कहा गया है। आगे हम देखते हैं जनसंचार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। डी.एस. मेहता के शब्दों में जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। जॉर्ज ए. मिलर का कहना है कि जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषक एक ही जगह से अधिकाधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यमों से प्रतिपुष्टि की भी प्राप्त कर सकता है। संचार की प्रक्रिया में जनसंचार के अनेकों माध्यम अत्यंत प्रभावी रूप से अपना कार्य करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, दूरभाष, आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि माध्यम। समाचार पत्र अतुल्यकालिक जनसंचार माध्यम का एक उदाहरण है। हम देखते हैं इसके प्रारूप। जनसंचार प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होता है, सेंडर संदेश को भेजता है, संदेश का कोई माध्यम होता है, माध्यम के द्वारा वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और जो प्राप्त करता है उस पर अपना प्रभाव देता है, अपनी प्रतिपुष्टि देता है संचारक को। तो जनसंचार प्रक्रिया का प्रोसेस है ये। आगे हम देखते हैं जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्राप्तकर्ता की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। अनुरूप जनसंचार में कहानियां स्थैतिक होती हैं। जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन निगरानी रूप में किया जाता है। लोक संचार ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर सहज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य जानकारी, ऐसे ही अन्य क्लासेस के लिए हमें कमेंट्स करें। साथियों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।